हाय एवरीवन, ये हमारा 2026 जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था जनवरी का, वो हम सॉल्यूशन है इसका एकदम प्रॉपर डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपका यह एक आप जो क्वेश्चन देखोगे उसके साथ उसके बाद पूरी एक्सप्लेनेशन में वो पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जो अब हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें वो आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट नहीं होते मतलब उसी कॉन्सेप्ट में से आता है, तो आपका वो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के बाद एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। प्लस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया है, तो आप इसको आराम से खुद क्वेश्चन पढ़ के रिलैक्स होके समझ के आंसर करने की कोशिश कर सकते हो और इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा सबसे पहले 51 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले हमारे पेपर 1 के होते हैं। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि विस्लर प्रोड्यूस्ड कॉन्टिनेंटल स्केल मैप ऑफ कल्चरल एरियाज। तो एक बार इनको खुद पढ़ के और सोल्व करो कि क्या आंसर हो सकता है। क्रोबर फेवर्ड कल्चर बाउंड्रीज रन बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका। सोर्सर का आइडिया है ऑफ कल्चरल हेल्थ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्ली वर्क ऑन प्लांट। तो ये कौन सा आ जाएगा? डोमेस्टिकेशन इन मेक्सिको। तो सोचिए, देखो कौन से इसमें हमारे ऑप्शन दो सही हो सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी और थी तो आप अब देखो हिंदी में दे रखा है, यहाँ से पढ़ सकते हो। सांस्कृतिक क्षेत्रों के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्रों का महाद्वीपीय पैमाने के मानचित्र तैयार किए। क्रोबर की पसंदीदा सांस्कृतिक सीमाएं उत्तर पश्चिमी एशिया और उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के बीच चलती थीं। डायनेसियस का सांस्कृतिक क्षेत्र डायनेमिक इंडेक्स मानचित्र स्थानीयताओं द्वारा तैयार किया गया था। सोसर का सांस्कृतिक पालन कल्चरल हर्थ का विचार मेक्सिको में पौधों के घरेलूकरण पर उनके शुरुआती काम से प्रभावित था। देखो हमारा ऑप्शन आंसर राइट क्या हो जाएगा? ए एंड डी ओनली। इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो मेन हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट जो है हमारा कल्चरल एरियाज, ये क्या है कि हम ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन देखते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रुप शेयर करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कल्चरल ट्रेट, मतलब उनकी सिमिलर लैंग्वेज, रिलीजन, लाइवलीहुड, कुछ ना कुछ सिमिलर रहने का तरीका होगा वहाँ पे। ये जो मेन कॉन्सेप्ट था ये आया था कहाँ पे? अमेरिकन में स्टार्टिंग में, वहाँ के अर्ली 20th सेंचुरी में। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लर्क विस्लर का कंट्रीब्यूशन क्या था। इन्होंने क्या है, अमेरिकन या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उन्होंने स्टार्टिंग में जो कल्चरल एरिया कॉन्सेप्ट था उनको पर्टिकुलरली फॉर नेटिव अमेरिकन ग्रुप उनसे रिलेटेड बताया था। उन्होंने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया था कॉन्टिनेंटल स्केल मैप क्लासिफाइंग नॉर्थ अमेरिका इंडिजिनियस ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड सब्सटीट्यूएंट्स स्ट्रेट, जैसे कि कार्बस एरिया, बेसन एरिया, ये सारे के सारे। अब देखो कार्ल सोसर और कल्चरल हर्थ। कार्ल सोसर जो थे वो फादर ऑफ अमेरिकन कल्चरल ज्योग्राफी इनको हम बोलते हैं। इनका जो फोकस शिफ्ट हो गया था टुवर्ड लैंड, ये कल्चरल लैंडस्केप एंड ओरिजिन ऑफ कल्चरल ट्रेड। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर हर्थ। इसका क्या मतलब होता है? ज्योग्राफिक क्रेडल्स और सोर्स एरियाज वेयर सिविलाइजेशन बिगन एंड फ्रॉम विच इनोवेटिव कल्चरल प्रैक्टिस स्प्रेड। सोसर क्या आर्ग्यू करते हैं कि एक्सटेंसिवली दैट एग्रीकल्चर ब्रोक थ्रू डिड नॉट हैपन रैंडमली बट इन स्पेसिफिक हर्थ, कि हर जगह नहीं हो रही रैंडमली, ये किसी स्पेशल जगह पे ही होगी। उन्होंने अपना सीजनल जो वर्क था एग्रीकल्चर, ओरिजिन, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, डोमेस्टिफिकेशन, इन सब पे करा इन्होंने। कहाँ पे? मैक्सिको और सेंट्रल एशिया अमेरिका से रिलेटेड। और क्या उन्होंने क्रॉप के ओरिजिन से रिलेटेड काम करा? मेज से रिलेटेड। अब देखो क्रोबर्स का फ्रेमवर्क हम देख लेते हैं। इन्होंने अपनी बुक कल्चरल नेचर एंड एरिया ऑफ नेटिव नॉर्थ अमेरिका, इससे रिलेटेड इन्होंने देखा था, इस बुक में अपने बताया था। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एशिया से अमेरिका, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो उनकी बाउंड्री थी ना वो नॉर्थ ईस्ट, जो वेस्ट हमारा एशिया यहीं तक थी, अमेरिका तक नहीं थी, तो उन्होंने यहीं के ही एरिया को बताया था। अभी हिंदी में आप देख सकते हो।
देखो ये क्या कहते हैं, जो कृषि की क्रांति है वो मतलब खुद ही रैंडम नहीं हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर सोचने की कोशिश करो। In which of the following reason the total fertility rate is highest as per UN World Population Data? तो ये बहुत ईजी, आप आराम से बता सकते हो कि कहाँ पे हो सकती है ये फर्टिलिटी रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न अफ्रीका में। तो आज के टाइम पे अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, यही कई बार मैच करने को आ जाते हैं सारे जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन वुड गिव बर्थ टू ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कि एक अपने जीवन काल में औरत कितने बच्चों को जन्म दे रही है। एक जो TFR जो अच्छा माना जाता है वो 2.1 होता है, कि वो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट लेवल पे काम करता रहेगा। अब देखो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। जो सब सहारन अफ्रीकन है, स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा TFR है। जैसे कंट्री हमारे नाइजर, माली, नाइजेरिया, यहाँ पे जो हमारी TFR की वैल्यू है 4.5 से 6 तक है। तो एक वुमेन के आपको 4 या 5 या 6 बच्चे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अब भी जल्दी मैरिज होती है, लिमिटेड एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, सारी चीज़ें, लो फीमेल लिटरेसी, तो ये सारे सेम वहाँ पे रीज़न है इसके। अब देखो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गया। मतलब पहले आप अपना इंडिया चाइना का ही देखो, पहले यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ गिर गई है। हमारा अराउंड 2 के ही TFR पहुँच गया है। ईस्ट एशिया में यहाँ पे लोवेस्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। ईस्ट में आप देखो जापान देख लो, वहाँ पे एकदम साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब में बहुत कम जो है TFR हो गया, 0.7 से 1.2, यानी कि एक ही बच्चा आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा सबके। अब देखो यहाँ पे हमारी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन और रीज़न। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, अरिजोना स्टेट ऑफ USA हैज़ मोस्ट ऑफ द कॉपर कंसनट्रेशन मिल्स एंड स्मेल्टर्स। क्या कह रहे हैं, जो अरिजोना एरिया ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्स है। रीज़न क्या है कि कॉपर कंसनट्रेशन और स्मेल्टर्स क्या होते हैं, बल्क रिड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। तो आप इसको सोचो क्या आंसर हो सकता है। तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही है और इसका रीज़न भी सही दे रखा है। तो ये हमारा था अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी है उससे रिलेटेड, वो यहाँ पे बताते हैं कि कहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज लगेगी। वेबर क्या बताते हैं, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी बताती है कि हम अगर सामान ऐसा है बहुत भारी है तो हम वहीं पे ही लगाएंगे, क्योंकि देखो तांबा वगैरह बहुत हैवी तो वहीं पे ही लगे हुए थे। अगर हल्का सामान है तो हम कहाँ लगाएंगे, मार्केट के पास लगाएंगे। और यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं यूबिक्विटस, इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस मतलब होता है जो हर जगह मिलेगा, जैसे कि पानी है। लोकलाइज्ड मतलब कि एक प्रॉपर जगह पे मिलेगी, जैसे आयरन और कॉपर और हो गया। बल्क रिड्यूसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। मतलब जो मेन रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा हैवी था और जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कम हो गया एकदम। क्योंकि देखो हम कॉपर की बात कर रहे थे क्वेश्चन में, जो कॉपर का रॉ मटेरियल होता है ना वो बहुत हैवी होता है, उसमें मिट्टी वगैरह और चीज़ मतलब इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। जब वो हम उसको प्योर कर लेंगे तो रियल में उसका बहुत 1-2% ही एक्चुअल कॉपर निकल के आता है। तो मैं इसको पूरे रॉ मटेरियल को उठा के लेके जाऊँ तो बहुत फालतू का काम होता है। तो हमें जहाँ से वो हम निकाल रहे हैं ना
रो कॉपर को हम वहीं पे ही उसको प्योर करके फिर आगे लेके जाते हैं। अब हम एरिजोना के बारे में देख रहे थे, जो जगह दे रखी थी। ये क्या है, प्रीमियर कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूनाइटेड स्टेट की, होम टू मैसिव प्रोपेलर कॉपर डिस्पोर्ट्स लाइक मैरकोनी बिकॉज कॉपर प्रोसेसिंग इज क्लासिकल बल्क रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें मिलता है कॉपर, तो हमने यहीं पे मिल्स वगैरह लगा दिए। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये जो इनका वेबर का था लॉजिक यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठता है। ये देखो नेक्स्ट, मार्केट बेस्ड जो मैकेनिज्म है डायरेक्टली पार्ट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये कौन से टारगेट से रिलेटेड, आप एक बार ऑप्शन ट्राई करो कौन सा हो सकता है। तो इसमें हमारा ए, बी और डी ये ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, फिर हमारा स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, फिर है संयुक्त कार्यान्वयन यानी कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। देखो हम इसके बारे में देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल बैकग्राउंड, ये अडोप्ट हुआ था 1997 में, एंटर हुआ था फोर्स में 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द UNFCCC दैट कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन एनेक्स 1 कंट्रीज जो हैं टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखो फ्लेक्सिबल मार्केट बेस मैकेनिज्म क्या है इसका, ये हेल्प करता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो टू मीट देयर स्ट्रिक्ट मिशन लिमिटेड टारगेट, जो डेवलप्ड है वो अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। फिर क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है 3 इनोवेटिव मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म की कैसे काम चीज़ें करेंगी। फर्स्ट है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ये क्या करेगा, अलाउ करता है कंट्रीज़ को दैट हैव स्पेयर एमिशन यूनिट्स टू सेल दिस एक्सेस कैपेसिटी टू कंट्रीज दैट आर ओवर देयर टारगेट। तो जो अपने टारगेट से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो उनको बेच देते हैं जिनका कम है। दूसरा होगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्या करता है, अलाउ करता है जो एनेक्स 1 डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, इम्प्लीमेंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन नॉन एनेक्स, मतलब अपने कंट्री में तो ये मान लो कुछ नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग जो दूसरे कंट्रीज़ है छोटे गरीब, उनमें भी ये काम कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए पोल्यूशन। फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये अलाउ करता है एनेक्स 1 कंट्रीज़ को, एनेक्स 1 वाले जो कंट्री है वो डेवलप्ड बनने की मतलब कि रिच हैं, जैसे कि यूरोप हो गया बहुत क्लीन है, अब उनको कुछ करने की नीड नहीं है। डेवलपिंग में आ जाएंगे नेक्स्ट 2 में जो अभी स्ट्रगल कर रही है कंट्रीज़। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रेड टैरिफ जो है वो एक्सक्लूड क्यों करेगा ये, क्योंकि जो ट्रेड टैरिफ आर प्रोटेक्शनिस्ट और रेवेन्यू रेजिंग टैक्स इन लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज, दे आर नॉट ए कोलोबरेटिव फ्लेक्सिबल कार्बन ऑफसेटिंग मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क। अभी हमने मैच करने को दे रखे थे। देखो हिंदी में भी देख लो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ट्रिकलिंग डाउन किससे रिलेटेड होता है हमारा, मेंड्रल से, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा सेकंड। ये आंसर ही शायद सामने दे रखे। ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट हर्शमैन, क्यूमुलेटिव कोहेसिवन मॉडल मेड्रेल, और ये हो जाएगा कोर पेरिफेरी मॉडल जो इन फ्राइडमाइन का, और ग्रोथ पोल मॉडल पैरोक्स का। देखो पी से पोल, पी से पैरोक्स। कोर पेरिफेरी ये हो जाएगा फ्राइडमैन का, यानी कि हम कुछ भी ऐसे फ्राइड करके चीज़ खाते हैं तो कोर बीच में चीज़ होती है, उसके साइड में होती है, याद रखो। क्यूमुलेटिव कोजिशन मतलब कोज मेंट्रल ये दे रहा है। ट्रिकलिंग डाउन हर्शमैन दे रहा है। भी सारी मॉडल आपको दे रखी हैं और डिटेल, अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन घुमा के आएगा तो। ये क्या कहता है कि एक रीज़न को हम इनिशियल कंपैरेटिव एडवांटेज दे देंगे तो जो और चीज़ है वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब इक्वल वो चीज़ नहीं कर रही सब जगह, अनइवन सेल्फ स्पाइरल बनाएंगे ये। बैकवॉश इफेक्ट इसमें आता है। जो कैपिटल है वो कहाँ से ऊपर से नीचे जाएगा, मतलब एक ग्रोथ सेंटर में हम ग्रोथ करेंगे और आसपास के एरिया में खुद फैलता चला जाएगा। स्प्रेड इफेक्ट क्या कहता था, पॉजिटिव इकोनॉमिक मोमेंटम दैट एवेंचुअली स्पिल्स ओवर फ्रॉम द सेंटर इनटू द पेरिफेरी। इन्होंने भी यही बोला कि स्टार्टिंग में पोलर मतलब बीच में सारी ग्रोथ होगी, और जो फिर रिच लोगों से सारी सारी जो पावर है, मतलब जो पैसा या फ़ायदा है वो धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन होता जाएगा, मतलब नीचे बहती चला जाएगा। फ्राइडमैन का देखो, पैरोक्स। यह कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो वो हर जगह नहीं होती, पहले छोटे छोटे पोल्स पे होंगी, फिर वो पोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये आपका हिंदी में दे रखा है। तो ये आगे के क्वेश्चन हम करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।